मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हिंदी काव्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास एक परीक्षा नज़दीक है, उसको देखते हुए आइए हम लोग अभ्यास करते हैं हिंदी काव्य का। प्रश्न नंबर एक, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? सेनापति, सूरदास, कबीरदास, केशवदास। तो मित्रों, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह जो है कि केशवदास को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशवदास को, ये केशवदास को कहा जाता है। और किसने कहा था कठिन काव्य का प्रेत? तो कठिन काव्य का प्रेत कहे थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। प्रश्न नंबर दो है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास, बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास। तो हम बता दें कि रामचंद्रिका केशवदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो रामायण के कहानी पे आधारित है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसा माना जाता है कि केशवदास तुलसीदास से प्रेरित होकर रामचंद्रिका, ध्यान रखिएगा, रामचंद्रिका के रचना किए थे। और रामचंद्रिका में संवाद योजना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन छंदों की विविधता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्रिका को पढ़ने के बाद कहे थे कि कठिन काव्य के प्रेत है। तो ध्यान रखिएगा कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशवदास है। ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रीतिसिद्ध वर्ग का कवि कौन है? केशवदास, मतीराम, बिहारी लाल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है इनमें से कोई नहीं। तो यह ध्यान देने की जरूरत है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 भेदों में बांटा था। एक रीति सिद्ध जो है कि क्या काल कहे थे, और एक रीति मुक्त। ध्यान रखिएगा, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, 3 वर्गों में विभाजित किए थे रीतिकाल को। और रीति सिद्ध वर्ग के जो कवि हैं इसमें बिहारी लाल हैं। ध्यान रखिएगा, बिहारी लाल। और बिहारी लाल की ही रचना है बिहारी सतसई, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, दिल्ली नरेश अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बिहारी लाल थे वो जयपुर के जो नरेश थे, जयपुर के नरेश, ध्यान रखिएगा कि जयपुर के जो नरेश थे राजा जय सिंह, उन्हीं के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो राजा जय सिंह जो किसके दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के दरबारी कवि थे। और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यही राजा जय सिंह एक नई नवेली, जब शादी इनकी एक हुई थे, तो ये नई रानी के साथ इतने व्यस्त हो गए कि राजकाज पे इनका ध्यान ही नहीं जा रहा था। लेकिन किसी दरबारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनसे यह बात कहे। तो यह बात बिहारी लाल से कही गई और बिहारी लाल ने एक दोहा लिख के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कलीते हीते बंदो, आगे कौन हवाल। उसका प्रतिकार्थ और न्यथार्थ समझ के राजा जय सिंह पुनः राजकाज
में शामिल होने लगे, जनता खुशहाल होने लगी और वहाँ से दरबार में बिहारी का सम्मान बहुत बढ़ गया। यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि ने गागर में सागर भर दिया? प्रश्न है कि किस कवि ने गागर में सागर भर दिया? बिहारी, केशवदास, घनानंद, देव। तो ध्यान रखिएगा कि बिहारी, जो बिहारी लाल थे, इनके एक एक दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके दोहों में राजनीति से लेके, ज्योतिष से लेके, श्रृंगार से लेके, भक्ति से लेके विविध भावों से भरे हुए हैं इनके दोहे। इसीलिए इनके संदर्भ में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे है नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और बिहारी के सतसई के जो दोहे हैं उन्हीं के आधार पर कहा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षात रसमूर्ति घनानंद को किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो यह बात कहे थे रामचंद्र शुक्ल। कौन कहे थे? रामचंद्र शुक्ल कहे थे। और रामचंद्र शुक्ल इसलिए कहे थे कि घनानंद जो थे, घनानंद दिल्ली दरबार में कवि थे और इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था और सुजान के वियोग में ही यह रचनाएं लिखे थे। और इनमें जो दुखानुभूत थी, विरहानुभूत थी, वह बहुत ही स्वानुभूत तरीके से आई थी। उसी से अभिभूत होकर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीतिमुक्त धारा के जो कवि घनानंद हैं वह साक्षात रसमूर्ति है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। यह बात किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद शाह रंगीला के, मोहम्मद शाह अब्दाली के, बहादुर शाह जफर के, इनमें से कोई नहीं। तो यह ध्यान देने की जरूरत है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कवि थे। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कवि थे और ये दरबारी कवि होने के साथ साथ बड़े अच्छे गायक भी थे। एक बार जो राजा के दरबारी थे उन्होंने कहा कि घनानंद बड़ा अच्छा गाते हैं। तो रंगीला जी कहे, मोहम्मद शाह रंगीला कहे कि घनानंद तुम गाना गाकर सुनाओ। लेकिन घनानंद गाना गाने से इतराने लगे। फिर जो दरबारी थे वह कहने लगे कि अरे जब तक इनकी प्रेमिका आएगी नहीं सुजान, तब तक गाना कैसे गा सकते हैं। तो फिर इनकी प्रेमिका सुजान को बुलाया गया। तो ये क्या किए कि राजा के तरफ पीठ करके और अपने प्रेमिका सुजान के तरफ मुख करके गाना गाए। और उस गाना को सुनकर रंगीला साहब बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बेअदबी, क्योंकि उन राजा के तरफ पीठ करके गाए थे, उनको तुरंत आदेश दिए घनानंद को कि तुम दिल्ली दरबार छोड़कर चले जाओ। तो फिर घनानंद, जो इनकी प्रेमिका थी सुजान, उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो वह जाने से मना कर दी। तभी से इनके मन में वैराग्य जो है कि हुआ और उसी के याद में यह कविताएं लिखने लगे। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि घनानंद के प्रेमिका का क्या नाम है? सुजान, सुभान, रत्नावली। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि कवि घनानंद के प्रेमिका का क्या नाम है? तो सुजान नाम है। ये ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के को सूल। किस कवि की यह रचना है? विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा कि यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी रचना है? ये दोहा जो है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल,
मतलब अपनी मातृभाषा को महत्व देते हुए यह बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु जी की काव्य भाषा थी अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो आप लोगों को हम बता दें कि इनकी जो काव्य भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। ध्यान रखिएगा, इनकी जो काव्य भाषा थी ब्रज भाषा थी। और ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि भारतेंदु युग में जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी, लेकिन पद की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही बोली जाती थी, ब्रज भाषा में ही काव्य की रचना होती थी। तो इसलिए भारतेंदु जी की जो काव्य भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, यह ध्यान रखने की जरूरत है। आंसू किसकी प्रसिद्ध कृति है? आंसू किसकी प्रसिद्ध कृति है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू, आंसू सबसे प्रसिद्ध कृति जयशंकर प्रसाद की है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। आंसू किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी प्रति है? तो जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त नाटक, ध्रुवस्वामिनी नाटक इनके प्रसिद्ध नाटक के रूप में भी याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनमें से कोई नहीं। यह रचना है, ध्यान रखिएगा मित्रों, यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और कहाँ से ली गई है? तो आंसू, यह जो इनका काव्य है आंसू की यह लाइनें हैं कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, यह आंसू से लिया गया है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बरदे वीणा वादनी प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि ये जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक गीत है और यह सरस्वती वंदना के रूप में गाया जाता है। वरदे वीणा वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनमें से कोई नहीं। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यह बड़ी प्रसिद्ध रचना है और यह एक तरह की मार्क्सवादी कविता पर आधारित रचना है। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, बड़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है, ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा कि राम की शक्ति पूजा इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, सरोज स्मृति भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, कुकुरमुत्ता भी बड़ा प्रसिद्ध रचना है। ध्यान रखिएगा सरोज इनकी पुत्री थी, उन्हीं के याद में जब सरोज मर गई 19वां साल में मर गई थी, तब सरोज स्मृति लिखे। राम की जो शक्ति पूजा है बंगाल के कृतवास रामायण से प्रभावित है। कुकुरमुत्ता में पूरा प्रगतिवाद की जो है कि विशेषता पाई जाती है। इसलिए यह सभी रचनाएं, इसका उत्तर क्या होगा कि इनमें से सभी रचनाएं जो है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में मित्रों ध्यान रखिएगा ये सुमिंद्रानंदन पंत हैं, क्योंकि सुमिंद्रानंदन पंत का जन्म कौशाम्बी में हुआ था, जो प्रकृति का मनोहर रूप था। और सुमिंद्रानंदन पंत की एक मोह कविता है, ध्यान रखिएगा कौन सी कविता है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनकी रचना है मोह। मोह कविता कौन सी रचना है? मोह है। और मोह कविता में यह कहते हैं कि तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। तो यह इनकी प्रेमिका से भी अधिक प्रकृति से प्रेम है, इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे मौन निमंत्रण इनकी रचना है, नौका विहार इनकी रचना है, परिवर्तन इनकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये परिवर्तन हो या मौन निमंत्रण हो या मोह हो या प्रथम रश्मि का आना हो, सारी रचनाओं में प्रकृति की विशेषता पाई जाती है। इसीलिए सुमिंद्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौन निमंत्रण किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो अभी चर्चा हुई थी कि मौन निमंत्रण किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमिंद्रानंदन पंत का है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा, रत्नावली, यशोधरा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिक युग की मीरा मतलब एक भक्ति काल में मीराबाई थी और यह आधुनिक युग के मीरा हैं। तो आधुनिक युग के मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। और इसका कारण ये है कि जिस तरह भक्ति काल में मीरा कृष्ण की उपासक थी, इसी तरह जो है कि ये भी उपासना करती हैं, लेकिन इनके में रहस्यवाद है और ये छायावादी युग के प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में जानी जाती है, ये भी जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, कौन छायावादी कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो छायावादी कवि में 4 लोगों का नाम याद रखिएगा, एक जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमिंद्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसमें कौन छायावादी कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि वह छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंदन पंत। तो आप लोग जान लीजिएगा कि प्रयोगवाद के जनक, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया, और प्रयोगवाद का जो शुरुआत हुआ 1943 में हुआ। और ये शुरुआती करने वाले कौन थे? तार सप्तक के जो संपादक थे, कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन जो तार सप्तक के संपादक थे, जिसमें 7 कवि होते थे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन को प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्भ भरा मत माता पर, इसको भी पंकज दे दो, किस कवि की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंदन पंत। तो मित्रों ध्यान देने की जरूरत है कि नदी के दीप की ये रचना है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मत दाता पे। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद की एक और भी प्रसिद्ध रचना है, वह रचना है असाध्य वीणा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूल गलती किसकी प्रसिद्ध कविता है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्ति बोस, सुमिंद्रानंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो भूल गलती गजानन माधव मुक्ति बोध की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की प्रसिद्ध रचना अंधेरे में है, चाँद का मुंह टेढ़ा इनकी प्रसिद्ध रचना है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। आगे प्रश्न देखते हैं, अकाल और उसके बाद किसकी प्रसिद्ध रचना है?
नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। किसकी प्रसिद्ध रचना है? नागार्जुन की। बंगाल में अकाल पड़ा था, उसी पे यह रचना लिखी गई थी। ठीक है, यह ध्यान रखने, नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि है, प्रगतिवादी कवि है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मार्क्सवाद से प्रभावित कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, किस कवि की रचना है? नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद, धूमिल। तो ये जो रचना है नागार्जुन की रचना है। और किस में से लिया गया है? अभी इससे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अकाल और उसके बाद की ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये नागार्जुन की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। मोचीराम कविता किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद, धूमिल। तो यह याद रखने की ज़रूरत है कि यह धूमिल की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। मोचीराम कविता की बड़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है। यह कोई बनिया है या बिसाती है, लेकिन मगर रोब ऐसा है कि हिटलर का नाती है। मतलब इनके नज़र में सब जो लोग हैं समान दृष्टि से देखते हैं। मोचीराम कविता में समानता की बात किए हैं ये। अब अंत में यह जो हिंदी काव्य वस्तुनिष्ठ अभ्यास है उसकी उत्तरमाला दी गई है। और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अधिक से अधिक आप लोग पढ़िए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।